हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आप सभी की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि जो सैम्पल पेपर है उसका पार्ट 3 आपके प्री बोर्ड से पहले सोल्व करवा दिया जाए। तो इसलिए मैंने फटाफट जो है आपका ये जो पार्ट है वो तैयार कर लिया है। तो आप सभी क्या करेंगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, जिनको नहीं पता है उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी का एक और काम करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक छोटी सी बात बतानी है। ये बताना है कि जो मैंने कल वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, जिसमें मैंने सब कुछ बताया था किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो देखनी ज़रूरी है। प्री बोर्ड से पहले नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं। और साथ ही साथ एक और बात आप सभी को मुझे बतानी है, क्योंकि जैसे मैंने पूरा ये सैम्पल पेपर सोल्व करवाया है तो मुझे ये देखने के बाद कुछ कॉमन बातें यहाँ पर नज़र आई हैं कि आपका जो ये सैम्पल पेपर दिया गया सीबीएसई के द्वारा टर्म 1 का, इसमें जो कॉमन चीज़ ये है कि आपके जो पहले के प्रीवियस ईयर का जो सैम्पल पेपर रह चुका है, यानी कि आपके जो सीनियर थे उनके पास, उनके लिए जो सैम्पल पेपर निकाला था सीबीएसई ने, उसमें से डिट्टो क्वेश्चन उठा के आपके में दे रखा है। यानी कि ये सैम्पल पेपर में दे रखा है तो बोर्ड में भी दिया जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में। और इसके साथ साथ जो उनका प्रीवियस ईयर के जो भी उनके क्वेश्चन पेपर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, तो उनके क्वेश्चन भी मुझे नज़र आए हैं। तो और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक है सीबीएसई का, डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मैं बताऊँगी ये जो पार्ट है कि कौन सा क्वेश्चन था वो। चलो, ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट यहाँ 41 वाला क्वेश्चन है, 40 तक हमने सॉल्व करवा दिए, 2 पार्ट्स हो चुके हैं इसके अपलोड। नहीं देखिए तो फटाफट आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए 41 क्या कह रहा है, एक लड़की का फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या होगा यदि परीक्षण की अवधि 300 सेकंड थी। अब यहाँ पर परीक्षण की अवधि दे दी गई है एक लड़की की, वो है 300 सेकंड। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, साथ साथ हमें क्या है देख लेना है, अपना लिख लेना है। दूसरा यहाँ पर है पल्स काउंट की गई है उसकी, यानी कि जो उसकी नाड़ी, जो जिसे कहा जाता है हिंदी में पल्सेस जो होती हैं, वो काउंट कर ली गई है। जो क्या है 1 मिनट से लेकर 1.5 जो मिनट है उसकी उसकी जो पल्स है वो 80 आई है। 2 चीज़ें पता चली है, एक तो यहाँ परीक्षण की अवधि दी गई है 300 सेकंड, दूसरी बात यहाँ पर पल्स काउंट दी गई है, वो भी 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल जो है एक जो पल्स काउंट की गई है, एक ही बार पल्स काउंट की गई है। यानी कि आपने देखा होगा जो HST होता है, यानी कि जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर HST बोला जाता है उसे हिंदी में, जब हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं तो उसके बाद फॉर्मूला होता है HST। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करो, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, और साथ साथ मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने की। तो ये फॉर्मूला होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बाद काउंट किया जाता है। तो उसके बाद ये जो फॉर्मूला है वो 2 तरीके का होता है, एक दीर्घकालिक होता है, एक अल्पकालिक होता है। जो दीर्घकालिक होता है उसमें क्या है, 3 बारी जो पल्सेस हैं वो काउंट की जाती हैं, ठीक है। और जो अल्पकालिक फॉर्मूला होता है उसमें क्या पल्सेस एक बार ही काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर एक बार की दी गई है तो इसका मतलब एक बार पल्सेस काउंट की गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अल्पकालिक लगेगा। तो अल्पकालिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, 100 इंटू में, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 100 इंटू में जो आपकी सेकंड जो परीक्षण की अवधि है वो आएगी। तो परीक्षण की अवधि सेकंड में लिखनी है हमें, ठीक है। सेकंड में नहीं दी गई है तो चेंज करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड में लिखनी है, तो सेकंड में हमारी 300 दी गई है तो 300 हो गया, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 30,000 आ जाएगा, ठीक है। 30,000 आ गया, ये हो गया। अब इसके जो अपोन में क्या होता है, इसके अपोन में होता है 5.5, आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है 5.5 इंटू में जो भी यहाँ पर पल्स काउंट दिया गया है वो हमें क्या है मीटर में लिखना होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी पल्स काउंट दिया गया है, तो यहाँ पर हमें 80 दिया गया है, मीटर में नहीं लिखना होता है, 80 दिया गया है तो 80 लिखेंगे अब हम यहाँ पर, और इसे इंटू कर देंगे तो आपका क्या है 440 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी आना चाहिए आपको, और ज़्यादा मुश्किल मल्टीप्लिकेशन तो होती नहीं है, 440 आ गया। इसके बाद इसे डिवाइड करेंगे तो 6 जो है 68.18 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 68.1 दे रखा है, और क्योंकि एक नंबर तक देख लेते हैं उसके बाद नहीं देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसलिए यहाँ तक देखा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बात स्टार्टिंग में कही थी कि सेम क्वेश्चन उठाकर दिया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बैंक से सेम उठाकर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, जिसने क्वेश्चन बैंक किया होगा उसे पता होगा फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से ये क्वेश्चन उठाकर दिया गया है, बिल्कुल सेम। आप यहाँ पर देखिए मैचिंग दी गई है। पहला दे रखा है तकनीकी समिति, ठीक है। तकनीकी जो समिति है वो आपका कौन सा होगा? तकनीकी जो समिति होती है उसका कार्य क्या होता है? जो विवाद होते हैं उनको हल करना उसका कार्य होता है। तो ए जो है, ए का हमारा कौन सा हो गया? सेकंड हो गया ए का हमारा। अब जो देखिए वित्त समिति, जो वित्त समिति होती है उसका कार्य क्या होता है? वित्त यानी कि पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड। तो यहाँ पर उसे क्या करना पड़ता है? जो भी वित्त समिति होती है उसे पैसे और जो व्यय है उसको निपटाने के लिए होती है, यानी कि एक तरीके से पैसे और जो व्यय है वो किस तरीके से किया जाएगा उसका रिकॉर्ड वगैरह जो है वो यही रखेगी। तो इसलिए यानी कि धन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा बी वाले का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बी का थर्ड हो गया। अब देखिए परिवहन समिति, परिवहन यानी कि यातायात से संबंधित होगी। तो इसका मतलब क्या है? किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है परिवहन वगैरह, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं तो इसके लिए होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, शिफ्टिंग प्रदान करने के लिए। शिफ्टिंग का मतलब ही क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, ठीक है। अगर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो लेके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई भी आए हुए हैं, बाहर के दर्शक गण हो गए, उनके लिए तो परिवहन समिति होती नहीं है। वैसे बाहर से आए हुए जितने भी परीक्षार्थी हैं, जो भी खिलाड़ी वगैरह हैं वो आए हुए हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि जहाँ पर ये टूर्नामेंट हो रहा है उस स्थान से उन्हें होटल वगैरह पहुँचाने का काम इस परिवहन समिति का होता है। तो यहाँ पर सी वाले का हमारा कौन सा हो गया? सी वाले का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर डी देखिए, प्राथमिक चिकित्सा समिति। प्राथमिक चिकित्सा जैसे कि खेल के दौरान अगर किसी को चोट लग गई तो जो फर्स्ट एड होता है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्यों कही जाती है? एकदम से पहली बार जल्दी से जल्दी फर्स्ट टाइम क्या है चिकित्सा प्रदान की जाती है और बाद में क्या है डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। तो वो होता है जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक जो चिकित्सा दी जाती है वो होती है प्राथमिक चिकित्सा। तो ये जो समिति होती है वो क्या करती है? चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। तो इसलिए डी वाले का फोर्थ हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें मैचिंग दिया गया है। अब यहाँ पर जो मैचिंग है, ये जो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल गलत दिए हैं सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। ऐसा हो जाता है कई बार, जो सीबीएसई वो गलत भी दे देती है तो पूरा का पूरा हम भरोसा आँख बंद करके नहीं कर सकते, तो हमें डबल चेकिंग करनी पड़ती है। और ऊपर से जो फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर है हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती सीबीएसई। उनके लिए मेरे को ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश मीडियम ही सब कुछ है, तो हिंदी मीडियम के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। पर इसको भी मैंने देखा था तो इसको लेकर जो है मैंने यही सोच लिया था कि सीबीएसई नहीं करती है तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को हिंदी मीडियम प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ ही साथ सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन को लेकर तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगती है मुझे, जैसे आप सभी सीरियस नहीं हो वैसे वो भी नहीं लगती, क्योंकि वो इसका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन पेपर है वो तो जारी कर देती है पर इसकी आंसर की जारी ही नहीं करती है। तो इसको लेकर मुझे सीरियस नहीं लगती। और आप सभी के क्या ख्याल हैं वो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब यहाँ पर जो मैचिंग दी गई है यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आपका यहाँ पर देखिए नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को कम दिखना शुरू हो जाता है। तो ये इसका ये वाला हो गया। अब देखिए विटामिन बी, जैसे मैंने कह रखा है ओनली विटामिन बी बोला जाता है, वैसे तो बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं पर विटामिन बी ओनली बोला जाता है तो वो क्या है आपका बेरी होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसका थर्ड हो गया इसका विटामिन बी का। अब यहाँ पर देखिए यानी कि फर्स्ट का हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो गया फर्स्ट का, और बी मतलब ये जो सेकंड है सेकंड का कौन सा हो गया? ये हमारा थर्ड हो गया सेकंड का। अब यहाँ पर देखिए विटामिन सी, जैसे सकरवी, तो हिंदी में अगर हम सी को स लिखेंगे तो सकरवी को भी स लिखेंगे, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। और प्रोनाउंसिएशन भी सकरवी आ रही है इसकी, तो इसको लेकर आप याद कर सकते हो। विटामिन सी सकरवी जो रोग है इसकी वजह से होता है। तो आपका ये थर्ड वाले का डी यानी कि फोर्थ हो गया। यहाँ पर हमारा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फोर्थ जो है इसका हमारा हो जाएगा फर्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आंसर जो है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में बिल्कुल मुझे गलत लगे, हमारा ये आंसर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एथलीट्स जो हैं उसमें थ्रोइंग इवेंट जो है एक रखा गया है। थ्रोइंग यानी कुछ भी फेंकने के लिए, ठीक है, जैसे बॉल वगैरह थ्रो की जाती है तो थ्रोइंग इवेंट रखा गया है, वो शुरू किया गया है एथलीट के लिए। और ये पूछा गया ये गति के किस नियम का है। तो जैसे कि अब जो आपका चैप्टर 8 है, जो पहले चैप्टर 10 हुआ करता था, न्यूटन का जो लॉ उसमें दिया गया है। तो न्यूटन का जो लॉ है, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, न्यूटन का जो लॉ है वो जरूर कर लीजिए। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी देखा था, सैम्पल पेपर जो लास्ट ईयर का था उसमें भी मैंने देखा था, और अब भी मैं देख रही हूँ। न्यूटन का लॉ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक्स, इसको पक्का कर लीजिए। और नौका टूर्नामेंट करके जरूर जाना है आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बनाने के लिए नहीं आएगा, पर उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, वो चीज़ क्लियर करने के लिए आपको नौका टूर्नामेंट पूरा सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो गति का नियम है, इसकी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है, और उस वीडियो में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ऐसा समझाया हुआ है। ऐसा अगर आप कहीं और समझने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो थ्रो इवेंट जो है वो रखा गया है, वो शुरू किया गया, तो किस नियम के अकॉर्डिंग ये है। तो पहला देखते हैं गति का पहला नियम, दूसरा ऑप्शन है गति का दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है गति का तीसरा नियम, और चौथा है गति का पहला और तीसरा नियम। तो जो थ्रो इवेंट है, आपको ध्यान रखना है ये गति का कौन सा नियम होता है। गति का आपका जो दूसरा नियम है वो होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसे त्वरण का नियम भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है F=ma, ठीक है। इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी चीज़ फेंकनी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, जैसे बॉल वगैरह फेंकनी होगी, थ्रो की जाती है, तो इसलिए आपका ये बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी आपका न्यूटन का जो लॉ है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन उसे उत्पन्न करने वाले बल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब सिमिलर होता है। पहले हम इतना समझते हैं यहाँ पर ये बात क्या कही गई है। ये है आपका, अगर आपने रीड किया हो, समझा हो, वो वीडियो देखी हो, तो बिल्कुल बहुत इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपका त्वरण का नियम, यानी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो यहाँ पर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है, त्वरण का मतलब होता है आपका ए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये होता है त्वरण का मतलब। त्वरण में परिवर्तन उससे उत्पन्न जो भी बल होता है उसके समानुपाती होता है। और यहाँ पर आगे दे रखा है उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर जो है, इसको मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, आपको ध्यान से समझना है। देखिए, एक फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप सभी को दे रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर कर देती हूँ। आपके सामने 2 बॉल हैं, ठीक है, जिसका मास क्या है, इक्वल है। एक तरीके से मास जो होता है वो क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। कई बार हम मास को वेट बोल देते हैं या भार बोल देते हैं, बिल्कुल गलत होता है ये। क्योंकि जो भार होता है या फिर जो वेट होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पृथ्वी पर जो आपका भार है, जो वेट है, तो वो क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज़्यादा होता है। अगर आप चांद पे चले जाएंगे, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। तो चांद पे जाने के बाद जो हमारा भार होगा या वेट होगा, वो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, हमारे वेट का। तो यहाँ पर जो है वेट जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो मास है, मास क्या है, मास होता है जो हमारा एक्चुअल वेट कहा जाएगा बॉडी में, ठीक है, वो जो कि चेंज नहीं होता है, वो होता है हमारा मास, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं अपना फर्स्ट दे रही थी, उसमें क्या है, 2 वस्तुएँ हैं। यहाँ पर 2 वस्तुएँ, हम 2 बॉल ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी एक बॉल, ये होगी हमारी दूसरी बॉल, ठीक है। दोनों का जो मास है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि 2 जो बॉल ली है, दोनों का मास एक जैसा है। अब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, मैं जो हूँ, ये 2 बॉल ली है मैंने, और मैं क्या कर रही हूँ, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, और वो क्या कर रहे हैं, ए और बी जो भी है मान लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस बॉल पर सेम जो है फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि मास सेम ले लिया बॉल का, यानी कि बिल्कुल डिट्टो बॉल 2 सेम ले ली हमने, मास बिल्कुल सेम है, और उस पर जो है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जो ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है, इस तरीके से याद करिए। ये जो फर्स्ट बॉल है, इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है बहुत ही कम लगाया जा रहा है,
जब फोर्स कम लगेगा तो आपने देखा होगा, आप खुद भी करके देख सकते हो, 2 बॉल आप लेंगे और आप क्या करेंगे, एक बॉल पर बहुत कम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, बहुत कम बल लगेगा, तो वो बहुत दूर तक नहीं जाएगी। ये बात तो आपको पता होगी, हम सब बचपन में खेल चुके हैं तो ये पता है हमें। तो जब फोर्स जो है वो कम लगाया गया तो जो बॉल थी वो क्या है, वो दूर तक नहीं जा पाई, कम दूर तक गई। अच्छा, फोर्स जो है सेकंड बॉल पर क्या है, ज़्यादा लगा दिया गया इस पर, तो ये क्या है, बहुत दूर तक चली गई, उस फर्स्ट बॉल से बहुत आगे चली गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि जो फोर्स है वो क्या होता है, वो समानुपाती हो। तो फोर्स क्या होता है, वो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब क्या है, F=m, ठीक है, मास के जो ये मास है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस तरीके से भी लिखते हैं, इसे F इस तरीके से, m इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है किस वजह से जो है ये स्पीड, जो त्वरण जो था, स्पीड नहीं बोलेंगे, जो त्वरण है आपका एक्सेलरेशन जो है वो किस वजह से चेंज हुआ, आपका फोर्स की वजह से यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला था, इनडायरेक्ट जो प्रोपोर्शन यानी कि व्युत्क्रमानुपाती जो है वो किस तरीके से होगा, द्रव्यमान का मतलब आपका क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान का मतलब आपको ध्यान रखना है। अब जो सेकंड एग्जांपल मैं लूँगी उससे हमारी ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर पहले हमने जो मास था, फर्स्ट एग्जांपल में मास बिल्कुल इक्वल लिया था दोनों बॉल का। अब यहाँ पर हम क्या है, फोर्स इक्वल लगाएंगे, पर जो मास होगा बॉल का वो अलग अलग ले लेंगे। एक हम हल्की बॉल ले लेंगे, ये हल्की हो गई, और ये हम भारी बॉल ले लेंगे, ठीक है। तो मास में डिफरेंस हो गया, 2 बॉल ले ली। अब जो फोर्स है वो बिल्कुल इक्वल अप्लाई किया जा रहा है, बिल्कुल इक्वल लगाया जा रहा है। पर जब आप हल्की जो बॉल होगी उस पर जितना फोर्स इस वाली बॉल पर लगाओगे और उतना इस पर लगाया जा रहा है, तो हल्की बॉल पर जितना फोर्स लगा वो काफ़ी दूर तक जाएगी। यानी कि यहाँ पर अपोजिट हो रहा है ना, हल्की यानी कि जिसका मास कम है उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो काफ़ी दूर तक जा रही है, और जो भारी है जिसका मास ज़्यादा है उस पर जो फोर्स लगाया जाएगा उतना ही फोर्स लगाया गया, तो जितना फर्स्ट वाली पे लगाया गया था फर्स्ट बॉल पर उतना ही फोर्स सेकंड वाली पे लगाया जाएगा, पर वो काफ़ी दूर तक नहीं जा पाएगी, ठीक है, उससे कम रह जाएगी, इस हल्की वाली बॉल से पीछे रह जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी कि यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, हल्की जो बॉल है वो दूर तक जा रही है जब उस पर फोर्स लग रहा है, और जो भारी बॉल है वो दूर तक नहीं जा रही है। तो यही बात यहाँ पर हमसे कही गई थी, तो इतना सबको समझाना पड़ा मुझे, क्योंकि ये आपका जो त्वरण का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न करने वाला भी होता है, इसलिए बार बार यही जो आपका नियम है वो पूछ लिया जाता है। और अच्छे से समझना है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से फॉर्मूला बिल्कुल समझा के आपको वीडियो में समझाया होता है, उससे समझ लीजिए आप, काफ़ी हेल्प होगी उससे आपकी। अब यहाँ पर कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि जो हल्का द्रव्यमान मतलब मास तेज गति से यात्रा करेगा। बिल्कुल बात ठीक है, जैसे मैंने कहा फोर्स दोनों पर इक्वल लगाया जा रहा है, तो जो हल्के वाली है वो जो ये हल्के वाली है दूर तक जाएगी, और जो भारी वाली है ये इससे पीछे रह जाएगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कारण, तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 46 है। यहाँ पर पूछा गया है, पहचान करनी है हमें कि इनमें से कौन जो है योजना का उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है। पहला देखिए यहाँ पर दे रखा है रचनात्मकता को बढ़ाएं, दूसरा दक्षता को बढ़ाएं, तीसरा यहाँ पर गलती की संभावना कम करे, और चौथा यहाँ पर खराब समन्वय की सुविधा देता है। तो यहाँ पर देखिए रचनात्मकता बढ़ती है, यानी कि अगर हम योजना जो है अगर बना लेते, प्लानिंग पहले से कर लेते किसी भी टूर्नामेंट को लेकर, तो एक रचनात्मकता बढ़ती है, ठीक है। क्रिएटिविटी जिसे कहा जाता है, यानी कि हम जो है पहले से सब कुछ जो है तैयार कर चुके हैं, तो इसमें हमारी क्रिएटिविटी तो यूज़ हुई है, हमने एक प्लानिंग बनाई है, तो उसमें भी तो एक क्रिएटिविटी होती है, तो रचनात्मकता बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा देखिए दक्षता बढ़ है, यानी कि अगर योजना पहले से कर ली है हमने, तो जो खिलाड़ी होंगे, जो भी पहले से जो भी स्किल होगी हर किसी की, वो बढ़ जाएगी, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। तीसरा देखिए गलती की संभावना कम करे, तो अगर प्लानिंग हम पहले से करके चलते हैं तो हमारी गलती की संभावना कम होती है। अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग पहले से करके चल रहे हैं कि इस तरीके से प्रिपरेशन करके अपना पूरा साल जो है इस तरीके से प्रिपरेशन करूंगी और एग्ज़ाम में इस तरीके से अटैम्प्ट करूंगी, तो यहाँ पर क्या है, गलती की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक है हमारा। अब देखिए अगला है खराब समन्वय की सुविधा देता है, यानी खराब समन्वय, यानी कि समन्वय अच्छा नहीं बैठेगा। इसका मतलब तो ये टूर्नामेंट में जो आपस में जितने भी जो समिति हैं वो आपस में लड़ाई वगैरह करेंगी, समन्वय ठीक नहीं होगा। ये कब होता है, जैसे कि अगर आपके घर में शादी वगैरह मान लेते हैं, फंक्शन वगैरह है, तो एक पहले से प्लानिंग की जाती है, इस तरीके से ऐसे से काम होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एकदम से क्या होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं फंक्शन में,
तो वो तो खराब समन्वय हो जाएगा। तो योजना का उद्देश्य नहीं कौन सा है, तो मतलब कि योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो यही हमारा ये आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें दिया गया 47 वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखा दी गई है। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ये जो पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, पिक्चर जो दी गई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर 50 यार्ड्स लिखा है, यानी कि 50 गज। तो आप ये देखकर सोचेंगे 50 गज की जो दौड़ होती थी वही होगा। किसी ने पिक्चर नहीं देखी होगी, तो पिक्चर हर किसी की देखी आप। मैं पहले यही कह रही थी, जो हमारा था उसमें यही बताया था मैंने, पिक्चर जो है आपको याद होनी चाहिए कि इस वाले की ये पिक्चर है। तो अगर आपको याद हो 6 मिनट चाल परीक्षण, यानी कि 6 मिनट जो वॉक वाला है आपका, ये वाली पिक्चर उसकी है। यानी कि ये जो वरिष्ठ नागरिक रिकली जॉन्स वाला जो आपका था, उसमें 6 मिनट जो चाल परीक्षण था वो करवाया जाता है। तो इसलिए आपका ये डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये इसी की पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला है। यहाँ पर कहा क्या है, एक लड़की का जो BMI है वो यहाँ पर उसकी गणना करनी है हमें, ठीक है। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो निकालना है। यहाँ पर कहा गया है कि उसका जो वजन है यानी कि वेट 68 किलोग्राम दिया गया है और ऊंचाई जो है 161 सेंटीमीटर दी गई है। अब एक छोटा सा काम आपको करना है, जब भी BMI आप निकाले तो आपको याद होगा BMI का फॉर्मूला क्या होता है, शरीर का भार अपोन में हाइट इंटू में हाइट, यानी कि ऊंचाई इंटू में ऊंचाई, और ऊंचाई हमेशा मीटर में लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। तो 161 को मीटर में जब चेंज करेंगे हम, यहाँ पर कर देती हूँ, तो मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो 1.61 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो है यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें शरीर का भार 68 अपोन में जो ऊंचाई इंटू ऊंचाई 1.61 इंटू में 1.61, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 68 अपोन में 2.59, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा अब हमारा। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। अब जो है इसे डिवाइड करने के बाद आपका क्या आता है, 26 पॉइंट समथिंग का आता है, 26.2, हाँ ये आता है आपका, ठीक है। तो ये जो 26.2 है, इसके अकॉर्डिंग आपका BMI का जो मैंने आपको जो हमेशा बॉक्स दिखाती हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि सामान्य भार यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, तो वो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कम वजन, दूसरा है सामान्य वजन, तीसरा है अधिक वजन, और चौथा यहाँ पर मोटापा वर्ग 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अधिक वजन आएगा, अधिक वजन में 24 से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर 24 के बीच में ही आता है 26.2, तो ये आपका अधिक वजन में है, यानी कि जो लड़की है उसका BMI अधिक वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, यहाँ पर 49 लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई, सेम क्वेश्चन जो है आपका, ये पिछली बार जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था आपके सीनियर जो रह चुके हैं उनके लिए, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था उनके सैम्पल पेपर में, और डिटो यहाँ पर आपके सैम्पल पेपर में भी ये बिल्कुल सेम लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है एनालाइज एक तरीके से करना है इस पिक्चर को हमें। और यहाँ पर ये जो इस तरीके की ईंटें दिखाई गई हैं, यहाँ पर यही आपका 18.5 से लेकर 24.9 तक का दिखाया गया BMI दिया गया है यहाँ पर, और इससे जो ये है इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से देख लीजिए आप ये सारे। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है बस, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न हमें देना है। तो यहाँ पर कह रहा है छात्रों की प्रमुख जनसंख्या किस श्रेणी में आती है। प्रमुख जनसंख्या जो हमने अभी ईटो वाला देखा था जिसकी सबसे ज़्यादा थी, 18.5 से स्टार्ट हो रहे थे छात्र उसमें, और 24 पॉइंट तक कुछ था, तो वो जो है आपका कौन सी श्रेणी में आता है, वो जो है आपका ये सामान्य वजन के अंतर्गत आता है, नॉर्मल वेट के अंतर्गत। तो हमारा ख वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर 50 वाला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है वीडियो इसलिए लॉन्ग हो रही है कि मैं बहुत जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे कि न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन करना पड़ गया मुझे इस तरीके से। तो डोंट वरी, आपकी वीडियो लॉन्ग है पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ पर पूछा गया है, हमें कुछ ये दिया गया है, रीड करना है। तो देखिए, श्री लक्ष्मण की जो आयु है 65 वर्ष की है, एक निर्माण कंपनी में एक सिविल इंजीनियर के रूप में काम करते थे। उन्हें अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में बहुत चलना और चढ़ना था। सेवानिवृत्त यानी कि जब वो रिटायर हो जाते तो उसके बाद वह अपने बेटों के साथ क्या करते हैं, बस जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताया उन्होंने, ठीक है। आजकल उन्हें कुछ ऐसे काम करने में कठिनाई हो रही है जिनमें कुछ जो शारीरिक गतिविधियाँ वो शामिल हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करने में उन्हें मुश्किल हो रही है। तो यानी कि वरिष्ठ नागरिक है, और यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई यहाँ पर जो ये कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका कौन सा दिखाया गया है,
ये आपका 8 फुट अप एंड को जो परीक्षण है वो दिखाया गया है यहाँ पर। तो अब इसका जो एक तरीके से यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र को जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। परीक्षण जो दिया गया है, जो यहाँ पर एक पिक्चर में परीक्षण दिखाया गया है, उसके द्वारा क्या चीज़ आकलन की जाती है, क्या चीज़ मेज़र की जाती है। तो आपको पता होगा जो 8 फुट अप एंड को जो परीक्षण है उसके द्वारा जो गति और संतुलन है वो देखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो इतनी दूर गति लिखा गया है। ठीक है, ये जो गति है ठीक हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमें इस तरीके से दो जो पिक्चर है वो दिखाई गई है और हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ABC स्कूल है, उसमें क्या शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं यानी कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं वो छात्रों के क्या कर रहे हैं, न्यूटन का जो लॉ है वो डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं न्यूटन का लॉ। अब इसे समझाते हुए वो क्या है, उन्होंने छात्रों को एक चित्र दिखाया और यह समझाने की कोशिश की कि इसमें क्या अंतर है। किसी वस्तु जो चित्र ऊपर दिखाया गया था वो फोटो दिखाई उन्हें किसका, न्यूटन का लॉ समझाने के लिए। किसी वस्तु की गति उनके भार के कारण होती है, यानी कि ये आपका कौन सा लॉ है, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था त्वरण का नियम, यानी कि लॉ जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो जो मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी वस्तु की जो गति होती है, यहाँ पर गति लिखा गया पर त्वरण कहा जाएगा, किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वो क्या है, उसके भार यानी कि मास पर निर्भर होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगी, जो हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में जैसे भार नहीं लिखा जाता है, मास लिखा जाता है, सन्निहिता जिसे हिंदी में कहा जाता है। पर फिजिकल एजुकेशन में ये जो है भार भी लिख देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। त्वरण को ये गति लिख देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा सेकेंड लॉ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन ठीक हमारा, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 52 पूछा गया है। जतिन जो है 96 किलो वर्ग का जो भारोत्तोलक है। ठीक है, अब ये जो है इसी में भाग लेने के लिए, जो प्रतियोगिता है इसमें भाग लेने के लिए जा रहा है, तो जिसके लिए वो क्या कर रहा है, अभ्यास एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है और आहार भी क्या कर रहा है, उसे बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है अपना भोजन पर। अब इसको पढ़ के हमें पता चला, ये सेकंड चैप्टर से हमारा पूछा गया है। उन्होंने अपने आहार में सभी आवश्यक जो पोषक तत्व है वो शामिल कर लिए। इस मामले के आधार पर अब हमें कुछ क्वेश्चन जो है, यानी कि जो ये पैराग्राफ कुछ दिया है, जो भी केस स्टडी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चन बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो जतिन है वो आहार का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होगा, यानी कि जतिन जो भी आहार ग्रहण कर रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो घटक होगा आहार का वो कौन सा है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हम जो भी खिलाड़ी या फिर जो भी व्यक्ति ज़्यादा ही जो शक्ति वाला जो कार्य करता है, एनर्जी वाला कार्य करता है, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। मोस्टली जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट होता है आहार का मुख्य घटक कहा जा सकता है। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा बी वाला, क्योंकि जो भारोत्तोलक में है ये जतिन, तो इस वजह से यहाँ पर क्या कार्बोहाइड्रेट बहुत मेन हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो आहार का प्रमुख जो घटक है जतिन का वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो बी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हमारे 53 वाला, रोहन जो सतीश हैं वो क्या नॉकआउट के आधार पर वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट है उसमें आयोजन किया है इन दोनों ने। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने पाया कि जो दर्शक हैं वो क्या कर रहे हैं, टूर्नामेंट में कम रुचि ले रहे हैं, क्योंकि दो जो अच्छी टीमें थी वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इस वजह से दर्शक जो है वो क्या कर रहे हैं, रुचि कम ले रहे हैं, इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। अब जो है क्योंकि उन्हें शुरुआत में ही बाहर निकाल दिया गया था, कौन सा प्रावधान इस तरह की जो स्थिति है उससे बचा सकता है। यानी कि टूर्नामेंट में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे क्या अच्छी टीमें टूर्नामेंट से बाहर ना निकल पाए। तो इसके लिए अगर ऑप्शन देखें तो पहला अलविदा लिखा है, तो इसे कट करके अगर यहाँ पर हो जाएगा आपका बाय। ठीक है, दूसरा सीटिंग, तीसरा पुल और चौथा आधा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आप कहें, अब मैं आपका जैसे कि मैं ये सोचकर आपको पढ़ाती हूँ कि आप सभी क्या सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को लेकर। ज़्यादातर बच्चे आप सभी सोच रहे होंगे कि जो बाई है वो ठीक होगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें ना खिलाकर सीधे सेकेंड राउंड में प्रवेश करवा दिया जाता है टीम के द्वारा, तो अच्छी टीम बच जाएगी फर्स्ट राउंड से निकलने के लिए। पर आप गलत सोच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो बाई होता है वो कब दिया जाता है टीम को, जब टीम क्या है 2 के गुणांक में नहीं होती है, 2 की पावर में नहीं होती है, यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से टीम की संख्या होती है, तो तब उसे क्या बाई दी जाती है। ठीक है,
यानी कि 2 4 8 इस तरीके से 2 4 6 8 हो गई टीम, यानी कि 2 की पावर में हो गई, तो इन्हें क्या है बाई नहीं दी जाती है। बाई निकाल के भी देखोगे तो 0 आ जाती है इनकी, ठीक है, आपको ध्यान रखना ज़्यादातर की। तो यहाँ पर जो ये है ये आपका गलत हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है सीडिंग, सीडिंग क्या होती है? सीडिंग से किसी भी टीम को अपने मन चाहे जो भी राउंड होता है उसमें प्रवेश करवाया जा सकता है। तो जो अच्छी टीम है उसे सीडिंग दी जाती है और किसी भी राउंड में प्रवेश करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अच्छी टीम होती है वो क्या है, टीम जो है टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती है, और इसकी वजह से क्या है, दर्शक जो हैं वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 54 वाला है। यहाँ पे क्या है, एक जो सैंडी है वो क्या कर रहा है, पार्श्व दिशा में रीढ़ की जो हड्डी है उसके पोस्टल जो है, यानी कि जो उसका आसन संबंधी एक विकृति हो गई है उसकी, जिसमें क्या है उसकी जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो क्या है एक तरफ झुक रही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया गया है एक तरफ, केवल एक तरफ झुकी हुई है। अब यहाँ पर जो है किस तरीके की ये जो आसन संबंधी विकृति, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है स्कोलोसिस, दूसरा है कफोसिस, तीसरा है बो पैर, और चौथा यहाँ पर है फ्लैट फुट होते हैं, चपटे पैर। तो ये आपका स्कोलोसिस ठीक हो जाएगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी जब एक तरफ झुक जाती है तो वो स्कोलोसिस होता है। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा, या तो इस आकार की बनेगी या फिर इस आकार की बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 55 वाला। यहाँ पर जो है हमें केस स्टडी में काफ़ी टाइम लगता ही है। अब जो है यहाँ पर कहा गया है मोटर विकास, यानी कि जो गामक विकास है तभी होता है जब बच्चा क्या है जैविक और मानसिक रूप से क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। और जो इन्होंने कहा है कि जो मोटर विकास यानी जो गामक विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है, गति और विभिन्न मोटर क्षमताओं के विकास को संदर्भित करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि गामक विकास क्या होता है, जब जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जितने भी गतिविधियाँ करते हैं, जितने मूवमेंट करते हैं, वो सारे के सारे गामक विकास में इंक्लूड होते हैं। तो वो होता है, इन्होंने यही कहा है। अब आगे ये कह रहे हैं कि यह चारों ओर घूमने और अपने वातावरण में हेर फेर करने की क्षमता है। पहला जो चरण होता है उसमें तीव्र विकास होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है उसका जो फर्स्ट चरण होता है गामक विकास का, तो बहुत तेज गति से वो विकास करता है, यही बात बताएगी। पर जो दूसरा चरण होता है बच्चे का, उसमें वो क्या करता है, वो समतल यानी कि जो इक्वल होता चला जाता है, ना तो ज़्यादा तेज गति से करता है और ना ही बहुत लो गति से, इक्वल सा करता है, ठीक है, मीडियम करता है। तो यहाँ पर जो है अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मोटर विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। अगर हम ये ना भी पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो है क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा ये पढ़ने बैठ गए तो टाइम वेस्ट भी हो जाएगा आपका, तो इसलिए अगर हम क्वेश्चन से अगर हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है तो क्वेश्चन पढ़ के कर लेते हैं, नहीं पता चला तो फिर आप पढ़ लीजिए इसके ऊपर का। तो इन्होंने कारक पूछे हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कह रखा है जैविक पर्यावरण, पोषण और अवसर। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं कारक होते हैं जो कामिक विकास को प्रभावित करते हैं, हमने देखा था जब हमने क्लास ली थी इसकी, 5th चैप्टर से है ये आपका, बच्चे और खेल जो है। अब जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है मोटापा, पोस्चरल जो विकृति, यानी कि आपका आसन संबंधी विकृति हो गया और शारीरिक गतिविधि, इनकी वजह से भी गामक विकास प्रभावित होता है। अगर कोई बच्चा मोटापे का शिकार है तो उसका गामक विकास कंपैरिजन अगर किया जाए एक स्वस्थ बच्चे से तो उसका गामक विकास कम होगा। इसी तरीके से आसन संबंधी विकृति है तो कम होगा उसका गामक विकास, और शारीरिक गतिविधि है यानी कि जो शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, अगर कोई बच्चा कम कर रहा है तो उसका गामक विकास, कोई लेज़ी है तो उसका गामक विकास कम हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से तो ये दोनों ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 वाला क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। यहाँ पूछा गया है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। इसे ब्रोहा, आपको ध्यान रखना है, ब्रोहा ने विकसित किया था इसे, ठीक है, और ये जो है 1943 में विकसित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। इसका उपयोग जो है रिकवरी दर की जो जांच है उसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसके द्वारा जो रिकवरी दर है, यानी कितने टाइम के बाद आप रिकवर कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा आप बहुत तेज़ गति से भाग के दौड़ के आते हैं तो आपकी जो सांसें हैं वो फूल जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो जो हार्ट बीट है नॉर्मल कब होगी, कितने टाइम में होगी, ज़्यादा टाइम में हो रही है तो यानी कि आपका जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि अगर वो इतनी सांसें फूल जाएं अगर उनकी, तो खेलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये होता है।
और ये प्रैक्टिस से ही हो पाता है। ऐसा रिकवरी जो दर है वो प्रैक्टिस से ही कम हो पाती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन से पहले कुछ और दे रखा है, पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि कुछ छात्रों को अपने सहपाठियों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आयोजित करने के लिए कहा गया। ठीक है, कुछ जो छात्र हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कहा गया कि अपने जो सहपाठी क्लासमेट्स वगैरह हैं उनके लिए क्या करना है, तुम्हें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है आयोजित करना है। अब उनके लिए उन्हें बताया गया कि उन्हें क्या है, ये जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है उसे नोट करना पड़ेगा। यानी कि जब वो टेस्ट करवाया जाता है तो उसके बाद जो भी रिकवरी रेट कई बार नापा जाता है तो उसे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था HST निकाला जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बाद। दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो परीक्षण करने के लिए जो लड़की हैं उनके लिए क्या होता है, 20 इंच का एक बक्सा होता है, एक बॉक्स दिया जाता है, तो लड़कियों के लिए 16 इंच का। ये दो बातें भी ध्यान रखनी है आपको, कई चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी यहाँ से हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टॉप वॉच भी होनी चाहिए, ये भी बोला गया। क्वेश्चन पूछा गया कि लंबी अवधि के लिए जो फिटनेस इंडेक्स की गणना है वो कितनी बार की जाती है, यानी कि जो HST निकाला जाता है अगर वो दीर्घकालिक निकाला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, ए ऑप्शन दे रखा है 5, दूसरा है यहाँ पर 3, तीसरा है यहाँ पर 2 और चौथा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर अगर हम HST दीर्घकालिक अवधि के लिए निकालते हैं तो उसमें जो हृदय दर है, यानी कि पल्सेस जो है कितनी बार मेज़र की जाती है, कितनी बार मापी जाती है, 3 बार मापी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और जो अल्पकालिक के लिए होता है उसमें 1 बार ही मेज़र की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड जो है यानी कि बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पर 3 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 57 वाला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला ऋषि जो है वो साइंस स्ट्रीम का छात्र है। ठीक है, ये बताया गया है। अपनी शारीरिक गतिविधि कक्षा के दौरान वो क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। किस चीज़ को लेकर भ्रमित होता है, मतलब ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, न्यूटन के गति के नियम को लेकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका जो टीचर होता है वो क्या करता है, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देकर उसे समझाता है। अब यहाँ पर जो तैराने का जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके टीचर के द्वारा, ये पूछा गया है कि वो कौन सा नियम है जिसमें तैराने का एग्जाम्पल दिया गया है। पहला ऑप्शन है जड़ता का कानून, जहाँ पर भी दे रखा है वो नियम होगा जड़ता का नियम, दूसरा त्वरण का नियम, तीसरा प्रतिक्रिया का नियम और चौथा यहाँ पर है ए और सी दोनों। अब यहाँ पर देखिए जड़ता का नियम, त्वरण का नियम, जड़ता का नियम जो है आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है न्यूटन का, त्वरण का नियम सेकंड लॉ हो जाता है और थर्ड जो नियम है वो प्रतिक्रिया का नियम होता है, जिसमें तैराने का एग्जाम्पल दिया जाता है तैराकी का, और जो आप जो बंदूक से शूट करते हो वो वाला एग्जाम्पल दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 वाला है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस आपके। देखिए आसन जो है यहाँ पर कुछ आसन संबंधी विकृति दे दी गई है। अब हमें यहाँ पर अब जो है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये वाला तो बिल्कुल फिट दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो ये गैप दिखाया गया यानी कि घुटनों का जो आपस में टकरा नहीं रहे हैं, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, जब चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। इसका मतलब क्या है, धनुषाकार टांगे हैं और ये जो है इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं, यानी कि घुटने आपस में टकरा रही हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो किस वजह की, किस चीज़ की कमी के कारण होती है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, आपकी कैल्शियम की जो कमी है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, और इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक, दोनों के दोनों जो है होते हैं, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है आपको, और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम से तो प्राप्त होता है, दोनों की दोनों बातें सेम हैं। तो इसके लिए हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद आंसर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर दिखाई गई है हमें, ये रोटेशन वाली होती है ये। ठीक है, ये आपका 10th चैप्टर से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया लचीलापन और विस्तार जो है किस में ज़्यादा होता है, तो जो रोटेशन होता है उसमें ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा है ये 60 वाला। ये पूछा गया है, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया गया पढ़ना है। ABC जो स्कूल है उसमें हितधारक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ खेल सुविधाएं जो प्रदान कर रहे हैं एक तरीके से। अगर ये हम ना भी पढ़ें तो मेन बात यहाँ पर ये कही गई है कि 35 जो टीम है उसको लेकर यहाँ पर कुछ जो टूर्नामेंट आयोजन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी संख्या में, 35 तो कम नहीं होता है, तो बड़ी संख्या में अगर क्या टूर्नामेंट आयोजन करना है यानी प्रतियोगिता का निर्धारण करना है, वो आयोजित करनी है प्रतियोगिता, तो किस चीज़ कौन सा टूर्नामेंट लेना चाहिए। तो ऑप्शन है लीग,
लीग टूर्नामेंट, दूसरा है नॉकआउट टूर्नामेंट। अब एक और काम करना है, आप मुझे बताएंगे लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम है क्या और नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम है क्या। आपको कैसे लिखना है, लीग टूर्नामेंट इक्वल टू ये नाम, ठीक है, जो भी होगा डैश, और नॉकआउट टूर्नामेंट इक्वल टू डैश, ठीक है। वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही है या नहीं। टेस्ट आप सभी के लिए ये 2 क्वेश्चन तो आपको बताना है। और तीसरा काम आपको बताना है कि आपने प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर वाली जो वीडियो थी वो देखी है नहीं देखी है, वो कवर किया है नहीं किया है, क्वेश्चन बैंक जो है वो कर लिए हैं नहीं करे हैं, वो चीज़ें जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट, तीसरा सीडी नुमा और चौथा है चुनौती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है नॉकआउट टूर्नामेंट ठीक हो जाएगा। अगर बहुत बड़ी टीम है तो लीग टूर्नामेंट से अगर उन्हें खिलाएंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और लीग टूर्नामेंट का ही जो एक प्रकार है सीडी नुमा, तो उससे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और चुनौती चैलेंज टूर्नामेंट कब करवाया जाता है वो तो हमारा अलग था, तो ये भी नहीं होगा। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या है 35, जब आप 25 तक या फिर इससे भी ज़्यादा जो टूर्नामेंट है उसके लिए बना देते हैं ना फिक्सचर, तो यहाँ पे 35 भी तो उसके लिए नॉर्मल ही होगी ना बात। तो जब ज़्यादा टीमें होती हैं तो उसको लेकर क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो हमारा हो गया यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ठीक, और इसके साथ हो जाएंगे हमारा यहाँ पर सैम्पल पेपर कंप्लीट, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक और सैम्पल पेपर मुझे मिला है, तो वो जो सैम्पल पेपर होगा वो मैं प्री बोर्ड के बाद ही सोल्व करवाऊँगी। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं मैं कोशिश करूँगी आज अपलोड कर दूँ आप सभी के लिए, जिससे आप सभी को बहुत हेल्प होगी। तो आप सभी को भी सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, ठीक है। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।